मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज 8 मई यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है और आज के दिन इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को थैलेसीमिया के प्रति जागरूक किया जा सके। आज बंसल न्यूज़ इस खास कार्यक्रम के जरिए आप सभी को थैलेसीमिया से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब देगा और ये जवाब हम लेंगे हमारे दो खास मेहमानों से जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सीधे आपसे उनका परिचय करवाते हैं और उसके बाद उनसे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता धेंगले स्टूडियो में मौजूद हैं, इसके साथ ही डॉक्टर सेकत दत्ता हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आखिर थैलेसीमिया क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। ये भी जानेंगे कि भारत में इसे लेकर कितनी जागरूकता लोगों में देखी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सेकत दत्ता के पास हम चलेंगे। डॉक्टर सेकत, सबसे पहला सवाल यही कि आखिर थैलेसीमिया है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताइए। थैलेसीमिया जो है ये रक्त संबंधित बीमारी है। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और ये अनुवांशिक है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और ये जीन्स जो है ये थ्रू फैमिली आती है। इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है शरीर में और बार बार मरीज़ को खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये इसके मेन प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है, ये हमारे शरीर में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं। एक जो हीम पार्ट होते हैं, इसमें आयरन होते हैं, और एक ग्लोबिन जो पार्ट होते हैं, ये ग्लोबिन पार्ट जो है ये थैलेसीमिया बीमारी में ग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है, इसकी स्ट्रक्चर है, वो गलत बनते हैं, तो इसलिए खून कम होते हैं। तो यही मेन प्रॉब्लम है जो थैलेसीमिया बीमारी में होती है। बिल्कुल। तो देखिए थैलेसीमिया डॉक्टर सेकत ने हमें बताया है कि रक्त से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी एक शायद गंभीर बीमारी ही इसे बोला जाएगा, जिस तरह से डॉक्टर सेकत हमें जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सेकत ये बताइए कि बीमारी किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे होती है ये बीमारी। तो चलिए अगला सवाल डॉक्टर स्मिता से हम लेंगे। डॉक्टर स्मिता, ये तो हमने जान लिया डॉक्टर सेकत दत्ता के जरिए कि आखिर ये बीमारी होती क्या है, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह होती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, हम सब इंसान जो है, हमारा बेसिक फार्मूला है 46 क्रोमोसोम्स का, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। और जो जोड़ियाँ होती है उसमें से एक हिस्सा माँ से आता है और एक हिस्सा पिताजी से आता है। अब जैसे डॉक्टर सेकत भी बता रहे थे कि आनुवंशिक बीमारी होती है। यदि परिवार में किसी के पास थैलेसीमिया का जीन है, जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर में जीन्स होते हैं जो कि पूरा ब्लूप्रिंट रहता है कि हमारे शरीर का हर अंग बनेगा कैसे। तो जो ग्लोबिन चेन को बनाने वाला हिस्सा है, वहाँ पर यदि मिस्टेक होती है, यदि माँ या पिताजी किसी के पास है, तो वही मिस्टेक वाली जीन जो है वो बच्चे में उतर सकती है। तो इस तरह से ये आनुवंशिक तरीके से परिवार में चलती है। यदि माँ के पास भी है, पिताजी के पास भी है, तो जो आने वाली संतति है उसमें हो सकता है कि ये पूरी तरह से खराब ग्लोबिन जीन्स बने, तो उन बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। यदि मानिए कि सिर्फ माँ के पास है और पिताजी नॉर्मल है, तो बच्चे के पास या तो नॉर्मल जीन्स आएंगे या एक जीन खराब आएगा, तो वो बच्चे ट्रेट कहलाते हैं। तो इस तरह से यह बीमारी गंभीर रूप में मेजर रूप तरह से आती है, और यदि ट्रेट है तो वो कम दिक्कत दिखाती है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर स्मिता, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आनुवांशिक प्रॉब्लम है, तो ये तो शायद एक गंभीर समस्या ही से कहा जाएगा और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो इस बीमारी के प्रति। लेकिन आपसे आगे जाना चाहेंगे, जैसे मैंने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को बताएं कि आखिर थैलेसीमिया क्या है, इंडिया में इसकी स्थिति क्या है, कितनी जागरूकता लोगों में आप देखती है। ये बताइए कि भारत में क्या स्टेटस है इसका, किस तरह इसका प्रसार है। हाँ, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सिंधीज़, लोहानाज वेस्ट बंगाल तरफ में है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, महाराष्ट्र तरफ में है। तो ये हीमोग्लोबिनोपैथीज़, ये जिसमें कि हीमोग्लोबिन से रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं, ये कम्युनिटीज़ में चलती हैं। और अभी भी हमारे यहाँ अक्सर सभी शादियाँ जो होती है वो कम्युनिटी के अंदर होती है, तो उनमें ये और बढ़ती जाती है क्योंकि ये आनुवंशिक है। तो यदि प्रेजेंट परिवार में नहीं है पर हमारी कम्युनिटी में ही शादी हुई है, तो ये आनुवंशिक बढ़ता जाता है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हर स्टेट में जब एंटीनेटल केयर होती है, यानी प्रेग्नेंट महिला की जब जांचें होती हैं, तब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन यदि कम है तो सबसे अगली चीज़ होती है कि इन्हें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन चीज़ों के लिए देखा जाए। तो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी है, पर वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे देश में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर स्मिता, जो जवाब आपने अभी दिया है कि हमारे देश में जागरूकता की कमी है, और इसके साथ ही क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि दूसरे देशों से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने देखा जागरूकता ज़्यादा, कारण क्या मानती मैम? ये हमारे यहाँ पर जागरूकता की कमी इसलिए है कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए या डॉक्टर में के पास जाने के लिए लोग अभी भी कतराते हैं।
प्रेगनेंसी के दौरान में वो मुश्किल से 7वें-8वें महीने तक पहुंच जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है पर हेल्थ पर अभी भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात आती है यदि जांचें करने को कहा जाता है तो उनमें भी देर सवेर की जाती है। उस वजह से ये होता है कि ये बीमारियों को पकड़ने में देर होती है। तो अवेयरनेस हमें ये चाहिए कि यदि डॉक्टर ने किसी टेस्ट के लिए बोला है तो वो करना ज़रूरी है, और यदि आगे की जांचों में कुछ बीमारी पकड़ में आती है तो उसके लिए आगे लगकर काम करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अस्मिता, आपने जो बातें बोली बहुत गंभीर पॉइंट्स इसे मैं मानूंगी कि आपने कहा है, क्योंकि थैलेसीमिया को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं और आप स्टेटस देखिए कि इंडिया में इसे लेकर जागरूकता की कमी है। बाकी देशों से अगर हम कंपैरिजन करें तो लोग अवेयर नहीं है, जबकि जागरूकता के अभियान कई चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, उसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं थैलेसीमिया के प्रति, जो कि बेहद एक तरह से कमजोरी भी कहा जाएगा, वीक पॉइंट भी कहा जाएगा, जो कि आगे चल के हमारे ही परिवार को कहीं ना कहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। डॉक्टर शौकत, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि इस बीमारी के बारे में जब हम जिक्र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना कि इसके सिम्टम क्या है, कैसे लोग इसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर थैलेसीमिया के सिम्टम्स हैं। जैसे मैडम बोल रही थी कि ये बीमारी 3 तरह से आती है। एक मेजर थैलेसीमिया जिनको बोलते हैं, जिनमें दोनों जीन खराब होते हैं। तो ये जो होते हैं ये बहुत कम उम्र में, जैसे 6 महीने से 2 साल की उम्र में ये बीमारी नज़र में आती है। तो बच्चे पहले बहुत ही इरिटेटेड रहते हैं, खाना कम हो जाता है, बच्चे का खेलना कम हो जाता है, और जितना एज बढ़ता जाता है हम देखते हैं बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं आ रहा है, पेट बाहर आ रहा है, क्योंकि बच्चे का लीवर, स्प्लीन ये सारे बड़े हो जाते हैं तो पेट बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे लीवर, किडनी, हार्ट ये सारे ऑर्गन्स फेल करने लगते हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम, कुछ शुरुआती सिम्टम होते हैं और कुछ होता है कि लेट सिम्टम धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और जो थैलेसीमिया मेजर है मोस्टली बच्चों में ही हम डिटेक्ट करते हैं, लेकिन और भी कुछ थैलेसीमिया है जैसे जिनको इंटरमीडिएट थैलेसीमिया बोलते हैं, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्र में भी हमें पता चलता है, क्योंकि उनमें रेगुलर ट्रांसफ्यूशन या ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कम हीमोग्लोबिन लेके ही बहुत दिन तक ठीक रहते हैं। वो कभी कभी अगर डॉक्टर के पास किसी दूसरे कारण से आए, हमने टेस्ट किया उनका, तब पता चलता है उनका थैलेसीमिया है। और तीसरे जो है थैलेसीमिया माइनर या कैरियर स्टेट, उनको हम बीमारी नहीं मानते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। इनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, 9-10 के आसपास रहता है, इसके लिए कोई ट्रांसफ्यूशन नहीं लगता है। तो ये कैरियर स्टेट है, लेकिन इनका पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हम फर्दर उनके नेक्स्ट जनरेशन में एक थैलेसेमिक बेबी के बर्थ को रोक सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सर जितना मैं समझ पाई हूँ 3 प्रकार के आपने शायद बताया है, 3 प्रकार 3 टाइप्स के होते हैं, तो क्या अलग अलग टाइप के अलग अलग सिम्टम होते हैं? ज़रूर। जैसे सबसे ख़राब जो होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर होते हैं, जिनमें दोनों जीन खराब होते हैं और विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूशन उनके हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाते हैं, जैसे 2-3 हीमोग्लोबिन हो जाते हैं, उनका हार्ट फेल कर जाता है, तो उनको हर महीने खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है उनको कभी कभी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है, जैसे 6 महीने में एक बार लग गया, कभी फीवर हुआ, बुखार हुआ या दूसरे कोई बीमारी से पीड़ित हुए तो तब ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो उनका सिम्टम बहुत कम होता है। और जो माइनर है उनका यूजुअली कोई सिम्टम ही नहीं होता, तो उनको लेके हमें जो प्रॉब्लम होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनका कोई ऐसा डिजीज़ स्टेट है या उनके फैमिली में भी थैलेसीमिया का हिस्ट्री नहीं होता है, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं करता है। तो उनको डिटेक्ट करना भी हमारा इंटेंशन रहता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर किस एज ग्रुप में या किस उम्र में इस बीमारी का हमें पता चलता है? जैसे मेजर का मेन एज ग्रुप है 6 मंथ टू 2 ईयर, थैलेसीमिया मेजर जो होता है। जो इंटरमीडिया है वो कोई भी एज में पता चलता है, ये निर्भर करता है जागरूकता के ऊपर। जैसे कोई बच्चों का हीमोग्लोबिन 9 है तो कभी कभी पेरेंट्स इग्नोर भी करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। 9 हीमोग्लोबिन लेके वो ठीक से सारे काम कर लेते हैं, तो तब पता नहीं चलता। तो इसलिए कब हम टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेजर जो है ये डिटेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर शौकत ने जो बताया है, अब आप इतनी जो चर्चा अभी तक हुई है इससे आप समझ सकते हैं कि थैलेसीमिया वाकई में एक गंभीर बीमारी है और उसका समय पर निदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप समय पर अपना चेकअप करवाएं। जब तक आप चेकअप नहीं करवाएंगे, माता पिता जब तक अपना चेकअप नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि थैलेसीमिया है या नहीं। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। डॉक्टर शौकत से हम ये जानना चाहेंगे, सर सिम्टम भी समझ लिए, बीमारी के बारे में भी समझ
लिया, ये भी समझ लिया कि आखिर देश में इसकी कंडीशन क्या है, कितनी जागरूकता की कमी है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन कैसे इसका निदान होगा, कैसे इस बीमारी से हम निदान पा पाएंगे, या भारत को कैसे इससे मुक्त करेंगे? जैसे पहले डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, बहुत ही छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम HPL से बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। बहुत कम ब्लड लगता है, 1 ml ब्लड से कर सकता है ये, और ये सारे जगह अवेलेबल है, सारे गवर्नमेंट मेजर जो हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल सभी जगह ये अवेलेबल है। सिर्फ ज़रूरत है जागरूकता की, हमें टेस्ट कराना है। अगर कोई डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं, टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो ये टेस्ट कराना है। तो ये ब्लड टेस्ट से ये पता चल जाता है कि कोई थैलेसीमिया से पीड़ित है कि नहीं, उनका थैलेसीमिया कैरियर स्टेट है कि नहीं। बिल्कुल, तो देखिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्टर सेकत ने कहा है, और टेस्ट के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि आखिर थैलेसीमिया है या नहीं है, और उसके बाद ही आगे के जो कदम है वो उठा सकेंगे। डॉक्टर स्मिता, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी, इस बीमारी की रोकथाम का आखिर क्या तरीका है? वही सवाल जो डॉक्टर सेकत से मैंने पूछा कि जैसा कि आपने ही मैम जिक्र किया कि भारत में इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत जागरूकता की कमी है, तो कैसे इससे हम पार पा पाएंगे? देखिए, इसको रोका जा सकता है, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जैसे बाहर के देशों में हुआ है कि थैलेसीमिया नाम की बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है, वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। उसके लिए मेन जानना ये ज़रूरी है कि जिस कपल की, जहाँ यदि हम बात करें कि शुरुआत में ही यदि किसी को पता चल जाता है कि उन्हें थैलेसीमिया है और फिर उस इंसान का संबंध हो रहा है, शादी होने जा रही है, तो पता किया जा सकता है कि जो पार्टनर होने वाला है क्या उनका थैलेसीमिया स्टेटस कैसा है, क्या वो थैलेसीमिया ट्रेट वाले हैं क्या, या वो नॉर्मल है। यदि उसी जगह संबंध होता है और समझे 2 ट्रेट की शादी होती है, तो जब उनके आने वाले परिवार रहेगा, बढ़ाने की बात होती है, तो ये दोनों ट्रेट जो हैं इनका म्यूटेशन एनालिसिस, इसका अर्थ ये होता है कि थैलेसीमिया जो है तो ग्लोबिन चेन में कहाँ डिफेक्ट है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, वो जान लिया जाए। उसे जीन म्यूटेशन कहा जाता है। तो माँ और पिताजी जो होने वाले हैं उनकी जीन म्यूटेशन स्टडीज़ हमें मालूम होना चाहिए। जब ये परिवार बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते पर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका सैंपल लिया जाता है और उस बच्चे में ये ट्रेट उतरा है क्या, दोनों जीन प्रेजेंट है या एक जीन प्रेजेंट है, यानी क्या उस बच्चे में माँ जैसा कोई गुण आया है थैलेसीमिया को लेकर या पिताजी जैसा आया है। यदि दोनों में से किसी एक का है तो वो ट्रेट कहलाएगा, वो प्रेगनेंसी ठीक रहेगी। पर यदि दोनों का आ रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा मेजर होगा, और ये मेजर है, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यदि हम इस तरह से प्रेगनेंसी के पहले से पहचान ले कि भाई आने वाली संतति कैसी है, तो इसका रोकथाम किया जा सकता है। यदि ट्रेट है तो प्रेगनेंसी आसानी से आगे चल सकती है। पर बात शुरू वहीं से होती है कि पहले इंडिविजुअल को, पर्सन को खुद को मालूम होना चाहिए कि क्या वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं क्या। अब जैसे हम 12 हफ्ते में कर रहे हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, वैसे ही समझो यदि समय निकल जाता है तो 16 हफ्ते पे एमनियोसेंटेसिस भी किया जा सकता है, जो बच्चे के आसपास पानी होता है उसकी जांच की जाती है। ये स्पेशल टेस्ट होते हैं जो फीटल मेडिसिन यूनिट में ही किए जाते हैं। एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास इसकी सलाह ली जाती है और फिर उसके बाद इनकी प्लानिंग की जाती है। और ये जो टेस्ट होते हैं ये किसी आम लैब में नहीं होते, ये जेनेटिक लैब में टेस्ट होते हैं। इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही आगे तय किया जा सकता है क्या वो प्रेगनेंसी नॉर्मल रहेगी या नहीं, और वो आने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो यदि ये टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं और हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बेसिस पर हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर स्मिता, जो पॉइंट्स आपने गिनाए हैं, ज़रूर जो दर्शक हमारे इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें ज़रूर जागरूकता आई होगी कि कितना ज़रूरी है शादी से पहले थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाना, ताकि आप अपने बच्चे के भविष्य को, अपने भविष्य को बचा सके, उसे सुरक्षित कर सके। और जैसा कि डॉक्टर स्मिता ने भी बताया है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक बार खुद भी कदम उठाएं, थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, साथ ही अपने पार्टनर को भी इस चीज़ के लिए ज़रूर अवेयर करिए, उनसे बात करिए। और कई बार मैम हमने देखा है कि जब आप इस तरह के कोई इनिशिएटिव कदम उठाते हैं, फैमिली की तरफ से ज़रूर थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो मैम आप उस फैमिली से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बार ये देखने में आता है कि जब कपल रेडी होता है तो परिवार के लोग कहते हैं कि परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लाइफ की हर चीज़ में नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, हम घर में LED टीवी चाहते हैं, हम फूड प्रोसेसर चाहते हैं, हम नई बाइक चाहते हैं, तो जब मेडिकल फील्ड में नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हमारा भविष्य सुधर रहा है, हमारी आगे की संतति सुधर रही है, तो हम उसे अपनाने में इतना डरते क्यों हैं? आपको आपके डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए और आप जाके खुल के बात कर सकते हैं। जब इस तरह की बड़ी टेस्ट कुछ होती है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से जब और डिटेल्स मांगते हैं या कुछ बात समझ में नहीं आई है, उसका आप वापस से विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो डॉक्टर आपको खुलकर सारी चीज़ें बताएंगे। आप उनसे 2-3 बार मीटिंग कर सकते हैं, अपनी जानकारी क्लियर कर सकते हैं और फिर इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो परिवार वाले जो डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, जो ये
ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, उनको भी आप डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उनकी बातचीत कराएं। बिल्कुल, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक कदम उठाइए ताकि आप अपने पार्टनर को भी समझा सके, अपनी फैमिली को भी समझा सके, और थैलेसीमिया को लेकर जो इस वक्त जागरूकता की कमी हमारे देश में है उस कमी को हम दूर कर सके। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है आखिर इसके टेस्ट कैसे होते हैं और क्या ये टेस्ट हमारे देश में उपलब्ध हैं, क्या इतना आसान है, ये भी हम जानेंगे। डॉक्टर स्मिता, इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगी मैम। जी जी बिल्कुल, हमारे देश में बहुत अच्छे से ये कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस अवेलेबल है। हमारे अपने शहर भोपाल में ही ये अवेलेबल है। आप जिस भी जगह पे ये टेस्ट कराना चाहते हैं, जान लीजिए कि वहाँ पर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट है क्या। जैसे अभी बंसल हॉस्पिटल में मैं हर महीने आप मानेंगे कि 3 या 4 टेस्ट थैलेसीमिया के लिए होते हैं, क्योंकि अब लोगों में थोड़ी ये जान पहचान बढ़ी है कि हाँ, थैलेसीमिया के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए टेस्ट यहाँ पर होते हैं। बहुत बार पार्टनर्स पहले आते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा ऑलरेडी है जिसको ये परेशानी है और हम इस तकलीफ़ को और नहीं सहना चाहते, तो क्या हम अगली प्रेगनेंसी प्लान करें या ना करें। तो उनकी 2-3 मीटिंग्स होती हैं जिसमें काउंसलिंग होती है और उसके बाद हम उनके लिए प्लानिंग करते हैं। कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग जो 12 से 13 हफ्ते में होती है, या फिर 16 हफ्ते पे एमनियोसेंटेसिस होता है, पर उसके पहले माता पिता की और यदि कोई पहले बच्चा अफेक्टेड है तो उसकी जांचें होती हैं। तो इसे बहुत बैठकर विचार विमर्श करके प्लान करके फिर अगली प्रेगनेंसी प्लान होती है। और डेफिनेटली ये टेस्ट तो हमारे पास है ही अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि जो बीमारी रोकी जा सकती है उसको रोकने में हम आज से ही कदम उठाना शुरू करें। बिल्कुल, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे रोका जाए और ख़ास तौर पर इसे जड़ से ख़त्म किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में डॉक्टर स्मिता, जब उसका पूरा इलाज हमारे यहाँ मौजूद है, जब सारे संसाधन उपलब्ध है हमारे देश में, हमारे शहर भोपाल में, राजधानी में, तो फिर क्यों आखिर कदम पीछे करना है। जब सब कुछ उपलब्ध है तो आप भी जाकर टेस्ट करवाइए ताकि आप अपने भविष्य को, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित कर सके। डॉक्टर स्मिता, अभी आपने जिक्र किया प्रेगनेंसी का कि जब एक बच्चे को अगर इस तरह की बीमारी होती है तो फिर कपल सोचते हैं और उनकी काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं। तो मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर थैलेसीमिया ट्रेट वाले कपल हैं तो उनको क्या हमेशा हर प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट करवाना ज़रूरी है? हाँ, यदि माँ और पिताजी, हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही ट्रेट की बीमारी है तो वो जितनी बार प्रेगनेंसी प्लान करेंगे उनको ये टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है। ये जेनेटिक एक टर्म है। यदि मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो 25 में 1 यानी 25% चांस रहता है कि उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो आएगी वो थैलेसीमिया मेजर हो। तो अब हमें नॉर्मल बच्चा ठीक है, हमारे लिए ट्रेट बच्चा भी ठीक है, पर मेजर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो जितनी बार प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उनको ये टेस्ट कराना ही होता है। अब ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी प्रेगनेंसी हर बार टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं। पर यदि प्लान करना है, आगे परिवार और बढ़ाना है, तो ये टेस्ट कराने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन मैम एक तरह से डर भी शायद कपल के मन में होता है, तो उस डर को कैसे दूर किया जाए? देखिए, काउंसलिंग और डॉक्टर से बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक चीज़ और कही जा सकती है कि यदि वो डरते हैं इस चीज़ से कि भाई हर प्रेगनेंसी में हम कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग करेंगे या फिर हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, या उनके पिछले एक्सपीरियंसेस कैसे रहे वो भी बहुत काउंट करता है। तो उनके लिए एक चीज़ और हो जाती है कि यदि वो इस तरह के टेस्ट नहीं चाहते हैं तो फिर अगला रास्ता ये होता है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएं। टेस्ट ट्यूब बेबी जब करवाते हैं तो उसमें ये रहता है कि स्पर्म और ओवा जो रहते हैं वो बाहर टेस्ट ट्यूब में एक तरह से बेबी तैयार हो रहा है। तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसका प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, यानी उस बेबी को, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के पहले उस एम्ब्रियो का हम टेस्ट करते हैं कि क्या इस बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं। यदि वो एम्ब्रियो अच्छा है, अच्छा से मतलब उसको थैलेसीमिया की बीमारी नहीं है या ट्रेट है, तो फिर वो ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से फिर आप कहो कि आपको कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस नहीं करना होगा, या फिर आप डोनर एग या डोनर स्पर्म ले सकते हैं। तो ये सब ब्रांचें हो जाती हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ आप जाके एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ पर यदि आपको वो रास्ता ईजी लगता है तो उस पे जा सकते हैं। पर यदि आप बायोलॉजिकल चाइल्ड अपना खुद का चाहते हैं और आप नेचुरल तरीके से चाहते हैं तो फिर आपको कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो ये देखिए तमाम जानकारी डॉक्टर स्मिता ने हमको दी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। डॉक्टर सकत, मैं आपके पास आना चाहूँगी सर, क्या इसका ट्रीटमेंट है ये हमारे दर्शकों को बताएं। थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जो इसको एक बार हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत कठिन हो जाता है। इसको निर्मूल करना बहुत ही कठिन है। सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम थैलेसीमिया को क्योर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में इसके लिए जो आर्थिक साधन है वो ज़्यादातर लोगों के पास होते नहीं हैं, और उसके लिए मैच भी चाहिए। एक डोनर से HLA मैच होना ज़रूरी है हम जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये ज़्यादातर केस में संभव नहीं होते। तो ज़्यादातर पेशेंट को जो ऑफ़र हम कर पाते हैं वो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूशन और दूसरा है किलेशन थेरेपी। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन होते हैं, जैसे उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाता है अगर हमने रेगुलरली ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया, तो उसके कुछ क्राइटेरिया से तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में हीमोग्लोबिन जो है वो 9 के आसपास, 9 के आसपास रहे। लेकिन देखा जो जाता है प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में बच्चों को हीमोग्लोबिन 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, उसके बाद ही उसका ट्रांसफ्यूशन किया जाता है। इसमें जो होता है उनका ग्रोथ अच्छी तरह हो नहीं पाती, उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह हो नहीं पाता। तो ये हमें ख्याल रखना है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा नीचे ना आ पाए, 9 से नीचे ना आ पाए। दूसरी बात है, ये जो हम ब्लड देते हैं वो ल्यूको डिप्लीटेड, ल्यूको रिड्यूस ब्लड होना चाहिए। जैसे ये सुविधाएं बहुत सारी जगह में है नहीं। अगर ये नहीं होते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे उनको हर महीने में ब्लड ट्रांसफ्यूशन लग रहा है। तो ये ल्यूको डिप्लीशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम बेड साइड ल्यूको डिप्लीशन कर सकते हैं। एक फ़िल्टर मिलता है जो यूज़ करना ज़रूरी होता है, या कभी कभी कुछ सेंटर में सारे जो ब्लड प्रोडक्ट मिलते हैं वो ल्यूको डिप्लीटेड ब्लड प्रोडक्ट ही दिया जाता है। तीसरी जो चीज़ है, हम जो ब्लड देते हैं वो कोशिश करना चाहिए थोड़ा फ्रेश ब्लड हो, जैसे वो 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना ब्लड ना हो, क्योंकि हमारे बॉडी में जो RBCs है नॉर्मली एवरेज वो 120 डेज़ रहते हैं, लेकिन थैलेसेमिक पेशेंट में हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं वो 20 दिनों में नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा फ्रेश ब्लड हम दे पाए। ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन की क्राइटेरिया से। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं बोल रहा था वो किलेशन है। जैसे थैलेसीमिया पेशेंट में हम जब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं कि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन जम जाता है, और ये आयरन लीवर में, हार्ट में जमने के कारण लीवर फेलियर होता है, सिरोसिस होता है, लीवर का कैंसर भी हो सकता है। हार्ट में जमने के कारण हार्ट फेलियर होता है, पैंक्रियस में जमने के कारण डायबिटीज़ हो सकता है, ये थायराइड में भी आयरन ज़्यादा जम सकते हैं, उसके थायराइड की बीमारी आ सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आयरन की वजह से होते हैं। ये एक ऐसी एनीमिया है जो आयरन की कमी से नहीं, आयरन की ज़्यादा होने से प्रॉब्लम करती है। तो इसके लिए हम चिलेशन थेरेपी देते हैं, जिससे आयरन को बॉडी से हम बाहर निकाल पाते हैं। तो इंडिया में जो होता है ट्रांसफ्यूशन तो मिल जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थैलेसेमिक पेशेंट के लिए ट्रांसफ्यूशन फ्री में किया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं ये किलेशन थेरेपी जो है, जो लोह पदार्थ जो है, आयरन जो है वो निकालने के लिए जो थेरेपी है वो उनको मिल नहीं पाती है। तो इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर उनको देखने को मिलता है। तो किलेशन थेरेपी हम अगर रेगुलरली नहीं कर पाते तो थैलेसेमिया पेशेंट की जो आयु है वो बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली पहले जब किलेशन थेरेपी नहीं मिलता था तो थैलेसेमिक पेशेंट सिर्फ 30 साल तक ही जी पाते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं 50 साल तक हम उनको ज़िंदा रख पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये 2 चीज़। और थर्डली जो है, जो क्योर चाहते हैं उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 से 7 साल तक कर लेना अच्छा होता है। उम्र बढ़ जाने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये थेरेपीज थैलेसेमिया पेशेंट के लिए आज के दिन में उपलब्ध है। बिल्कुल, देखिए तमाम ट्रीटमेंट मौजूद है, संसाधन भी मौजूद है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ क्या है कि आप एक कदम बढ़ाएं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि थैलेसीमिया को लेकर जो हमारे देश में, भारत में जागरूकता की कमी है, उन्हें लोगों को हम जागरूक कर सकें, और ये जो मैसेज है वो लोगों तक, आम जन तक पहुँच पाए, दूर दूर तक पहुँच पाए, कि जैसे बाकी देश, भारत के कंपैरिजन में जो दूसरे देश हैं, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है एकजुट होकर और उससे जीत भी हासिल की है, वैसे ही हमारे भारत में भी इस बीमारी की यदि बढ़ोतरी हो रही है तो उसे तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम सभी एक हों, और जागरूकता क्या है जो आए, और आपके मन का जो डर है वो कहीं ना कहीं दूर हो। डॉक्टर सकत, बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर स्मिता आपका भी बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। उम्मीद है कि आपने जो जानकारी दी है वो लोग सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उसे अमल में भी लाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।